Electrification by rubbing two bodies together is due to the transference of dash from one body to the other. Now, अब इलेक्ट्रिफिकेशन का दूसरा मायने आप चार्जिंग बोल सकते हो। अगर बॉडी के ऊपर आपने नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड करना है, इसका मतलब आप उसे इलेक्ट्रीफाई कर रहे हो। अगर आपने बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज अप्लाई करना है या सप्लाई करना है, आप उसे इलेक्ट्रीफाई कर रहे हो। तो इलेक्ट्रिफिकेशन का मतलब बेसिकली चार्जिंग। और चार्जिंग बाय रबिंग, ये ध्यान रखें, चार्जिंग बाय रबिंग टू बॉडीज टुगेदर। अगर दो बॉडीज को आप रब करते हो तो दोनों बॉडीज के ऊपर चार्ज आ जाता है। अब वो चार्ज एक के ऊपर पॉजिटिव आता है, दूसरे के ऊपर नेगेटिव आता है। चार्जिंग बाय रबिंग में एक चीज और याद रखो कि अगर एक बॉडी के ऊपर +2 कूलम का चार्ज आएगा तो दूसरी बॉडी के ऊपर -2 कूलम का चार्ज आएगा। मतलब चार्ज की वैल्यू बराबर होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, लेकिन नेचर डिफरेंट होना चाहिए। वन शुड बी पॉजिटिव एंड अदर शुड बी नेगेटिव। अब दिस हैपन्स ड्यू टू द ट्रांसफरेंस ऑफ, किसकी वजह से, कौन सी चीज है जो ट्रांसफर होती है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जब आप चार्ज करते हैं, चार्जिंग बाय रबिंग करते हैं? इसका आंसर है इलेक्ट्रॉन। हमेशा याद रखिए कि बॉडी के ऊपर जो भी चार्ज आएगा, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, वो होगा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। प्रोटॉन का भी ट्रांसफर नहीं होता, ध्यान रखें। और न्यूट्रॉन के ऊपर तो चार्ज ही नहीं होता, वो भी न्यूक्लियस के अंदर होता है, तो उसकी भी ट्रांसफरेंस की बात नहीं होती। तो ये ध्यान रखें, चार्जिंग ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 32, when 10 to the power 19 electrons, E minus का मतलब इलेक्ट्रॉन, when 10 to the power 19 electrons are removed from a neutral metal plate, the electric charge on it will be। किसी भी एक बॉडी के से आपने इतने चार्ज रिमूव कर, सॉरी इतने इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए। बॉडी के अंदर से अगर कुछ इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दोगे तो बॉडी के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। ये बात याद रखो। अगर बॉडी के अंदर इंसर्ट हो जाते या बॉडी गेन कर लेती इलेक्ट्रॉन्स को तो बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आना था। अब हमको बोलता है द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन इट विल बी। अब इलेक्ट्रिक चार्ज की वैल्यू कैसे निकालेंगे? Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन, हम जानते हैं क्वांटाइजेशन। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने दे दिए हमको? 10 टू द पावर 19 और E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 लगा दो। प्लस माइनस लगाने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि जहां रिमूव लिखा है ना, तो इसका मतलब बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो टोटल चार्ज की वैल्यू डायरेक्टली इसी तरीके से आ जाएगी। ये हो गया कैंसल, फाइनल आंसर हो गया 1.6 कूलम। 1.6 कूलम, ठीक है ना? क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 32, 33 पे आते हैं। 2 पॉइंट चार्जेस ईच इक्वल टू 1 कूलम। दो चार्जेस दे रखे हैं, एक Q1 दूसरा Q2, और दोनों की वैल्यू किसके बराबर है? 1 कूलम। बराबर हैं दोनों चार्जेस। 2 पॉइंट चार्जेस ईच इक्वल टू 1 कूलम exert a force of dash mutually when they are placed 1 मीटर apart in air। दोनों चार्जेस के बीच में दूरी कितनी दे रखी है हमको? दोनों चार्जेस के बीच में जो दूरी दे रखी है, डिस्टेंस दे रखा है, दैट इज 1 मीटर। तो R की वैल्यू हो गई 1 मीटर। Q1 और Q2 दोनों बराबर दे रखे हैं, वो दे रखे हैं 1 कूलम। फोर्स की वैल्यू बतानी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कूलम्स लॉ लगा दो, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो ये हो गया 9 इंटू 10 टू द पावर 9। Q1 की वैल्यू भी 1, Q2 की वैल्यू भी 1, और जो R है डिस्टेंस वो भी मीटर में, 1 का स्क्वायर। अब ये सब कुछ तो 1 ही रह गया, तो फाइनल आंसर क्या बना? 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन। If a charge exists outside a closed surface, the net electric flux linked with the closed surface will be। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा जरा। कोई भी एक क्लोज्ड सरफेस हमको दे रखी है, ठीक है ना? कोई भी एक क्लोज सरफेस ले लेते हैं, और चार्ज कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है? आउटसाइड। ध्यान दीजिएगा जरा, गौर करिएगा, आउटसाइड। चार्ज कहाँ मौजूद है? सरफेस के बाहर। सरफेस के अंदर तो चार्ज ही नहीं है। फिर कहता है द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज्ड सरफेस। इलेक्ट्रिक फ्लक्स काउंट करना है। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स में एक बात याद रखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और उसमें Q का मतलब होता है चार्ज इनक्लोज्ड। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी इसके जैसा कुछ क्वेश्चन कराया था किसी दूसरी क्लास में, तो आप ध्यान दीजिए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स में जो चार्ज इंक्लूड होता है दैट इज चार्ज इनक्लोज्ड। अब बॉडी के बाहर चार्ज मौजूद है, अंदर तो है ही नहीं ना। क्वेश्चन में लिखा है चार्ज एग्जिस्ट आउटसाइड दी बॉडी। जब बॉडी के अंदर चार्ज ही नहीं है, बॉडी चार्ज जो है वो बॉडी के बाहर है, तो क्या ये चार्ज फ्लक्स के लिए कंट्रीब्यूशन देगा? बिल्कुल नहीं देगा। क्लियर हो गया पॉइंट? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू टोटल कितनी आनी चाहिए? 0। क्यों? क्योंकि बॉडी के अंदर चार्ज ही नहीं है। अगर यही चार्ज बॉडी के अंदर होता तो हम लिख देते Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या Q की जो भी वैल्यू गिवन होती। क्लियर हो गया पॉइंट? क्वेश्चन नंबर 35, The intensity of an electric field is given by this relation। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है वो ये दे रखा है, वेक्टर फॉर्मेट में हमको दे रखा है, ठीक है? उसके बाद वो बोलता है द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस एरिया। सरफेस जो भी हमको दे रखा है S वेक्टर, वो ये दे रखा है।
अब इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गया और एस वेक्टर ये हो गया। ध्यान दीजिए, इसकी यूनिट क्या दे रखी है, मीटर स्क्वायर, इसकी यूनिट न्यूटन पर कूलम, चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब आपने फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो फ्लक्स का फॉर्मूला जो होगा दैट इज E इंटू एस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एस, यानी कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया। ये ध्यान रखिए। अब एरिया क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, दैट इज व्हाई इट इज रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ आई जे के। यहां पर एक चीज और याद रखने वाली है, इसमें तो आई जे के तीनों दे रखे हैं, यहां पर आप देखो जे मिसिंग है। जब जे मिसिंग है तो क्या लिख दोगे, 0। तो एस वेक्टर की जो वैल्यू हमारी बनेगी दैट विल बी 8i माइनस 0j प्लस 4k, इस तरीके से बनेगा। अब आप जब दोनों का डॉट करोगे तो i को i से मल्टीप्लाई, j को j से, k को k से। तो 2 को हमने 8 से मल्टीप्लाई किया, 2 इंटू 8 कितना हुआ, 16। ठीक है, और यहाँ हो गया माइनस का 13 और यहाँ हो गया माइनस का 0j। अब माइनस 0j लिखो या प्लस 0j लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हो गया माइनस का 13 इंटू 0 प्लस यहाँ पे k का कोफिशिएंट 1 और यहाँ -4, तो 1 इंटू -4। तो फाइनली आंसर कितना बनेगा, 16। ये 0 हो गया, -4, 16 माइनस 4 कितना होगा, 12 यूनिट्स। ठीक है ना, 12 यूनिट्स, या जो भी यूनिट आपका बनता है, इन सबको मिला करके वो आप लगा सकते हैं, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर आप लिख सकते हैं डायरेक्टली। तो ये आंसर बन गया हमारा 12। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 36, the magnetic field, sorry, the field lines in a uniform electric field are dash lines। क्या क्वेश्चन हो गया भैया, ये तो अजीब क्वेश्चन हो गया। भाई हमसे बोलता है the field lines in a uniform electric field are dash lines। अब हम तो ये की बात जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक टॉपिक होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में क्या मांग रहा है हमसे, वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किस तरीके से बनाएंगे, जरा समझिए। ये देखिए, इस तरीके से आप लाइन बनाएंगे। अब यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ, ज़्यादातर बच्चे ये सोचते हैं कि पैरेलल लाइन बना दो वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। सिर्फ इतना नहीं है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए पैरेलल लाइन तो होना ही चाहिए, लेकिन साथ में जो उनकी दूरी है वो भी बराबर होनी चाहिए। तो जितनी डिस्टेंस इन दोनों लाइनों के बीच में है, उतनी ही डिस्टेंस इन दोनों लाइनों के बीच में होनी चाहिए, उतनी ही डिस्टेंस इन दोनों लाइनों के बीच में होनी चाहिए। तो लाइन्स शुड बी पैरेलल एंड दे शुड बी इक्वी डिस्टेंट। तो आप लिखेंगे यहां पर इक्वी डिस्टेंट एंड पैरेलल। अब देखिए, है भले ही फिल इन द ब्लैंक्स या फिलअप्स कुछ भी आप कह लो, लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। An electron enters in an electric field in a perpendicular direction. The path of movement of electron will be। अब अगर कोई भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, जनरली ना इलेक्ट्रिक फील्ड हमको यूनिफॉर्म ही दी जाती है, लेकिन यहाँ पर हम एक जनरलाइज्ड आंसर देंगे। अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन एंटर करता है 90 डिग्री में, मींस अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से है तो इलेक्ट्रॉन ऐसे परपेंडिकुलरली प्रोजेक्ट किया जा रहा है इस तरीके से। ठीक है ना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगाएगी, उसका फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू क्यू ई। जो भी चार्ज होगा उसको E से मल्टीप्लाई कर दो तो वो टोटल फोर्स आ गया। क्लियर हो गई बात आपको। अब क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी फोर्स लगाएगी किसी भी चार्ज के ऊपर, तो जाहिर है कहीं ना कहीं तो उसमें डिफ्लेक्शन आएगा ना। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन इस तरीके से परपेंडिकुलरली प्रोजेक्ट किया जा रहा है, तो जाहिर है इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ऊपर फोर्स लगाएगी और वो कहीं ना कहीं अपना पाथ चेंज करेगा। वो कोई भी पाथ हो सकता है, मैं इस पे अभी फिक्स नहीं हो रहा हूँ कि ये राइट साइड मूव करना चाहिए या लेफ्ट साइड, वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के ऊपर भी और इसके डायरेक्शन ऑफ मोशन के ऊपर भी, चार्ज के, इलेक्ट्रॉन के। इसलिए हम एक जनरलाइज्ड आंसर देते हैं कि कभी भी अगर आप एक इलेक्ट्रॉन को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड या एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में भी एंटर कराते हैं परपेंडिकुलरली, यहाँ पे ना एक बात ध्यान रखिएगा, मैंने बोला यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म लेना है तो उसका जो छोटा सा सेक्शन होता है वो भी यूनिफॉर्म मान लिया जाता है। किसी भी बहुत बड़ी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का छोटा सा सेक्शन भी यूनिफॉर्म मान सकते हो आप। ठीक है। तो जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ऊपर फोर्स लगाएगी तो कहीं ना कहीं तो उसका पाथ चेंज होगा ना। अब वो पाथ एकदम से तो राइट टर्न ले नहीं लेगा या अबाउट टर्न ले नहीं लेगा, वो धीरे धीरे बॉडी ऐसे मूव करेगी, जिसको बोलते हैं कर्व। कर्व पाथ फॉलो करेगा इलेक्ट्रॉन, और कर्व पाथ के लिए वर्ड यूज किया जाता है पैराबोलिक। तो उसका नेचर ऑफ पाथ कैसा हो गया, पैराबोलिक। क्वेश्चन नंबर 38, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस ईच ऑफ 2 कूलम्ब आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.04 मीटर। दो चार्जेस हमको दे रखे हैं, दोनों चार्जेस की वैल्यू कितनी है, 2 कूलम, और दोनों के बीच का डिस्टेंस है 0.04 मीटर। डाइपोल मोमेंट हमको कैलकुलेट करना है। अब डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करना तो बहुत आसान है, बस प्रॉब्लम कहाँ है, गलती हो जाती है कैलकुलेशंस में। अब डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला Q इंटू 2 है,
सिंपल सा लॉजिक है। अब चार्ज की वैल्यू आपको दे रखी है 2 कूलम और डिस्टेंस दे रखा है 0.04, तो फाइनली आंसर हो जाएगा 0.08। और याद रखिएगा यूनिट कूलम मीटर। अगर यहाँ पर ये कूलम दे रखा है, यहाँ पर मीटर दे रखा है, तो कूलम मीटर। अगर मीटर की बजाय सेंटीमीटर होता तो पहले हमको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ता। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है, यूनिट हमेशा सेम सिस्टम की होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 39, एज पर गॉस थ्योरम इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, लाइन चार्ज आ गया दोबारा से। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है लाइन चार्ज की वजह से, वो होती है लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। अब लैम्डा हो गया लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये कांस्टेंट हो गई, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट हो गया। तो बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुई? इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। आर का मतलब क्या हो गया? डिस्टेंस। यहाँ पे आप लिख सकते हैं इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जहाँ पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो, उसकी लाइन चार्ज से कितनी दूरी है उसके ऊपर निर्भर करेगा इनवर्सली। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 40, इन केस ऑफ डैश कंडक्टर द स्फेरिकल डेंसिटी ऑफ चार्ज इज कांस्टेंट एवरीवेयर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। सरफेस चार्ज डेंसिटी कौन सी होती है? पहले तो ये सुनो, सरफेस डेंसिटी बोलो या सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलो, यहाँ पर एक ही बात है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखें कि सरफेस डेंसिटी का मतलब होता है सिग्मा, चार्ज अपॉन एरिया। अब एरिया को अगर आप ओपन करो, मान लीजिए हम एक ऐसी बॉडी लेके चलते हैं जिसका एरिया, बल्कि एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। भाई सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला हो गया सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए। अब कहता है इन केस ऑफ डैश कंडक्टर, कौन सा ऐसा कंडक्टर होना चाहिए जहां सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू कांस्टेंट आ जाए। अब कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ? या तो चार्ज कांस्टेंट होगा और एरिया कांस्टेंट होगा, तब ऑटोमेटिकली सिग्मा की वैल्यू कांस्टेंट आएगी। अब चार्ज तो मान लिया कि कांस्टेंट है, ठीक है। अब कौन सी ऐसी बॉडी हो सकती है जिसका एरिया कांस्टेंट रहे? अब यहाँ पर एक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सवाल हो जाता है ना, तो आप क्या करो, सबसे मैं आपको एक सिंप्लीफाइड आंसर देता हूँ। ऐसा होता है, अगर आप कोई यूनिफॉर्म बॉडी लेते हो, यूनिफॉर्म बॉडी का जो एरिया का फॉर्मूला आएगा ना, जैसे कि यूनिफॉर्म बॉडी कौन कौन सी हो सकती है? सर्कल हो सकता है, पाई आर स्क्वायर। मोस्ट यूनिफॉर्म शेप जो मान लिया वो सर्कल है, बट सर्कल कौन सी शेप होती है? 2 डायमेंशनल। सर्कल का ही 3D फॉर्म क्या हो गया? स्फीयर। अगर आप स्फीयर ले लेते हो तो स्फीयर का एरिया क्या हो गया? 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर मेरी बॉडी स्फेरिकल शेप की है तो सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर में लिख सकता हूँ ना। देखिए अब 4 पाई क्या है? कांस्टेंट। चार्ज क्या है? कांस्टेंट। अब अगर रेडियस फिक्स है, अगर कोई स्फीयर है तो उसका सेंटर पॉइंट से रेडियस डिस्टेंस जो होगा वो सेम होगा ना। सेंटर पॉइंट से जो ये डिस्टेंस हुआ ये हमेशा रेडियस सेम रहेगा। हर पॉइंट पे कंसीडर कर लो, किसी भी पॉइंट पे काउंट कर लो आप, सेम की वैल्यू आने वाली है। इसका मतलब अगर रेडियस कांस्टेंट है या आर कांस्टेंट है, तब मैं बोल सकता हूँ ना सिग्मा भी कांस्टेंट है। तो इस डिस्कशन से आंसर तो हमारा क्या मिलना चाहिए? कंडक्टर शुड बी स्फेरिकल इन शेप।